हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एडीपीओ 2021 के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। आ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। अभी हम एडीपीओ 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक SSL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसको इंग्लिश में और देख लो एक बार। इन्होंने क्या पूछा है? SSL पूछा है। ठीक है, तो SSL ए ऑप्शन है सेफ्टी। तो पहला क्वेश्चन है, द फुल नेम ऑफ SSL, द टेक्निक यूज्ड फॉर कीपिंग डेटा ट्रांसमिशन ऑफ द इंटरनेट सेफ। ए ऑप्शन है सेफ्टी सेफ सॉकेट लेयर, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर और सिक्योर सेफ लेयर। तो इसका ऑप्शन है सी, सिक्योर सॉकेट लेयर। है ना, एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फुल फॉर्म पे वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम का कौन सा ऑप्शन नहीं है? डिनाइल ऑफ सर्विस, फिशिंग, स्पैम, क्रिप्टोग्राफी। तो डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि यार इंटरनेट की आपकी जो सेवा होती है ना उसको धीमा कर दिया जाता है। फिशिंग हमने कल देखा ही था। हमने एक और पेपर डिस्कस किया था, उसमें फिशिंग के बारे में हमने देखा था। इसमें क्या होता है कि ऑथेंटिक सोर्स से ऐसा लगता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन या ईमेल वगैरह आया है, जबकि वो ऑथेंटिक सोर्स से होता नहीं है। स्पैमिंग आपको पता ही है। जो स्पैम होता है वो क्या बोलते हैं, फेक या फिर ईमेल जो रहता है ना वो फेक ईमेल टाइप का रहता है। क्रिप्टोग्राफी इसमें है इसका आंसर। क्रिप्टोग्राफी साइबर क्राइम नहीं है। A program initiated by the government of India to achieve three main principles of education policy: access, equity, quality is। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये एक ऐसी हमारे उसमें भी आया था। एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर दिया था। तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसको ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसको ऑप्शन बना दिया था इन्होंने। और फिर पूछा था कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें से नहीं है। तो एक उसमें ऑप्शन था ट्रांसपेरेंसी। तो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के बाद ट्रांसपेरेंसी एक ऑप्शन बना दिया था जो उसका आंसर था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? यहाँ पे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रोग्राम इनिशिएटिव किया होगा, है ना? तो उसके तहत क्या है ये, मतलब नेशनल नॉलेज नेटवर्क, डिजी सिस्टम, स्वयं और दर्पण। तो इसका आंसर है स्वयं। ठीक है। Next question. The spectrum frequency range in 5G network that support high data range rate is below 1 GHz, between 1 GHz to 6 GHz, above 6 GHz और none of the above। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आपको ऑप्शन का आंसर नहीं पता है तो नन ऑफ द अबव लगाना ही नहीं है। तो हम इन तीन में से ही तुक्का मारते। ठीक है, वैसे तो पता होना चाहिए। इसका आंसर सी है, अबव 6 GHz। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का कौन सा एक एग्जाम्पल है? फेसबुक, कोरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो एमपीपीएससी के जैसा पता ही है आप लोगों को कि जब तक वो दो तीन आंसर ना मान ले उसका पेट ही नहीं भरता। तो इसके उसने तीन आंसर माने हैं। ठीक है, फेसबुक को भी माना है, इंस्टाग्राम को भी माना है और ट्विटर को भी माना है माइक्रो ब्लॉगिंग के आंसर। मैं अगर एग्जाम में होता ना तो मैं तो इसको यही लिख के आता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज वर्किंग इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड एरियाज। तो सी डैक, सी डैक है, सी सैड, ये तो पता ही है, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा। इसका आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई से संबंधित नहीं है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्क, न्यूट्रल नेटवर्क। तो इसका आंसर है आपका सी, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो एआई से रिलेटेड नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्किंग आप अलग से कंप्यूटर में ही पढ़ोगे, है ना। पेगासस पेगासस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आपने देखा होगा, ये इसराइल के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और जब हमारा 2000 शायद, जहाँ तक मैं अगर सही सोच पा रहा हूँ तो 2019 के हमारे चुनाव होने वाले थे, उस टाइम पे ये काफ़ी न्यूज़ में था। और वर्तमान सरकार पे काफ़ी इस पे आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे कि ये विपक्ष के इसके माध्यम से विपक्ष के पूरे पर निगरानी रखा हुआ है।
तो पेगासस इज एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्यूरेट फोर्स अटैक, स्पाईवेयर, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये स्पाईवेयर था, एक जासूसी। ठीक है, इसको हिंदी में और देख लो। पेगा हाँ, पेगासस एक उदाहरण है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, ब्लू ब्रूट फोर्स अटैक का, स्पाईवेयर का और डिनाइल ऑफ सर्विस का। तो काय का है, ये स्पाईवेयर का एग्जाम्पल है। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयास का क्या नाम है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार का पूछ रहे हैं ये। मेघदूत, ऐरावत, बादल, सॉरी मेघराज है ये। मेघराज, ऐरावत, बादल और मेघदूत। ठीक है, नाम भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग है तो मेघराज से इसको जोड़ दिया इन्होंने। और जो ऐरावत है, ये ऐरावत एक भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जो कि किसमें काम कर रहा है, ये एआई के सेक्टर में काम कर रहा है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि ऐरावत जो है वो इसमें काम कर रहा है, किसमें, एआई के सेक्टर में काम कर रहा है। और मेघदूत जो एप्लीकेशन है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई? ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंक बुक्स एविडेंस एक्ट। तो 10वें का आंसर है बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब डिजिटल है तो डिजिटल में जितनी भी चीज़ें आएंगी सब हमारे पास एक ही तो एक्ट है, 2000 में हम जो लेकर आए थे ये, है ना। ये इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है, नेम ऑफ द इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट टू फुलफिल द गवर्नमेंट नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बस यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट की जब भी बात आएगी ना तो मेघराज है इसका आंसर। फिर लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर इज गिवन बाय विच एक्ट? तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश की स्थिर भावों के आधार पर 2011-12 प्रति व्यक्ति आय क्या है? 58,421, 63,345, 98,418, 90,487। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इकोनॉमिक सर्वे पे से इन्होंने सीधे सीधे ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। इसका आंसर है ये बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकांक्षी विकास प्रोग्राम यानी कि आकांक्षी विकास खंड एस्पिरेशनल है ये, एक मिनट, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एस्पिरेशनल वाला जो ये कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कितना हिस्सा है? ये भी अगर आप देखोगे ना तो एमपी का इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा होगा ना तो ये क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, एमपी के इकोनॉमिक सर्वे से ये सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं। 22%, 42%, 32%, 52%। तो इसका आंसर है 32%। ठीक है, एकदम कम भी नहीं होता है और एकदम ज़्यादा भी नहीं होता है। हमेशा जो होता है ना, अब इस टाइप के क्वेश्चनों में आप देखिएगा कि बीच के जो ऑप्शन होते हैं ना वही उसके आंसर निकलते हैं। किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है? गेहूं, चावल, मिलेट्स और ए एंड बी दोनों। तो जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी का ये इतिहास रहा है कि अधिकतर जब भी ए और बी ऑप्शन में दिया रहता है ना तो वही आंसर निकलता है। मगर चूंकि ये हमें बहुत फेमस चीज़ें हैं तो इसका हमें पता है कि चावल और गेहूं तो हो ही नहीं सकते सुपर फूड के तौर पे, तो मिलेट्स इसका आंसर है। और 2023 में हमने इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी बनाया है। और नेशनल मिलेट ईयर भी ध्यान रखिएगा, नेशनल मिलेट ईयर जो है वो हमने 2018 में बनाया है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो ये जनसंख्या के ऊपर से क्वेश्चन है ना। 25.6, 20.3, 17.7, 26.7। तो इसका आंसर है 20.3%। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? 158, 178, 148, 168, 68, 158, 78, 148, 168। तो आपको पता ही है कि 148 में तो हमारे कैग के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, 168 से हमारे राज्य विधानमंडल के बारे में शुरुआत होती है। तो इसका आंसर है 168। ये वाला पोर्शन जो है ये आपका गवर्नर के बारे में बात करता है यहाँ पे। मतलब गवर्नर की कोई शक्ति वगैरह या फिर उसके इसकी, हाँ इसमें दिया हुआ है गवर्नर के जो पोस्ट है ना उस पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या शर्तें होंगी उसके बारे में इसका वर्णन दिया गया है। लक्ष्मीकांत में अगर आप पढ़ेंगे तो टोटल 6 शर्तों के बारे में हमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है,
फिर पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता ही है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ये लागू हुआ था। ठीक है। और मध्य प्रदेश में गवर्नर को कब मिला था एसेंट, या गवर्नर ने कब सिग्नेचर करे थे? तो 24 जनवरी 1994 को हमने किया था, है ना। गवर्नर के सिग्नेचर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ना। अरे ये तो केंद्रीकरण हो जाएगा। स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना। सोचते हैं बाकी के ऑप्शन देख के। सरकार राज्य सरकारों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये दो ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए उन्होंने। एक तो ये स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना, और डी ग्राम पंचायतों की स्थापना, क्योंकि ये दोनों ही विकेंद्रीकरण में इसमें आते हैं। मगर हमें ये देखना होगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन बी है इसमें, स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना, क्योंकि स्थानीय संस्थाएं दो तीन तरीके की हो सकती है ना। ठीक है। स्थानीय संस्था दो तीन तरीके की हो सकती है, जैसे एक तो पंचायत ही हो गया। ठीक है। फिर आपका अर्बन लोकल बॉडीज होती है ना, नगर निगम, नगर पंचायत। तो इन दोनों को कवर कर रहा है यहाँ पे, ये केवल एक ही चीज को कवर कर रहा है। ठीक है। उज्जबन जनजातीय संस्कार संबंधित है। उज्जबन जनजातीय संस्कार किससे संबंधित है? जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, दाह संस्कार। तो इसका आंसर है दाह संस्कार। मैंने अक्सर ये देखा हुआ है कि अगर जैसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो मेनली मरने से ही संबंधित होती है ना। फिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन करता है भैया? तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। यही सब वो इंग्लिश में दिया हुआ है। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से आर्टिकल में है? तो 168 में है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कब शुरू हुआ है हमारे यहाँ? तो 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है। ये खाद्य प्रसंस्करण का कितना इनपुट है? तो 32% है। डी या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ लोकल बॉडीज। उज्बन ट्राइबल क्या है? क्रीमेशन से संबंधित है, क्रीमेशन यानी कि दाह संस्कार। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। 2011 के हिसाब से हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.3%। सबसे ज्यादा हमें देखने को कहाँ मिलेगी? इंदौर में 32%। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? जोहिला, सुहागपुर, गुरुमुंडा और पाथाखेड़ा। ठीक है। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। हालांकि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो प्रमुख कोयला क्षेत्र पूछा है, क्योंकि जोहिला भी कोयला क्षेत्र हमारे यहाँ है, पाथाखेड़ा भी है। पाथाखेड़ा हमने देखा है, बैतूल में आता है ये। ठीक है। मगर यहाँ पे इन्होंने प्रमुख पूछा है तो सोहागपुर इसका आंसर है। बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बाणसागर, है ना। कौन सी नदी? बरगी नदी, तवा नदी, पेंच नदी। अरे माँ की, इनमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए पीएससी ने ये डिलीट कर दिया क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है ये किस पे है, ये सोन नदी पर है ना। बाणसागर जल विद्युत परियोजना सोन नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डोलोमाइट, पवन ऊर्जा। अलग ही दिख रहा है कि डोलोमाइट है इसका आंसर। सतपुड़ा सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? चचई, सारनी, वीरसिंहपुर, गोंगलिया। ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सतपुड़ा जो ताप विद्युत केंद्र है वो सारणी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। मैग्नीज का दमोह में, बॉक्साइट अनूपपुर, तांबा बालाघाट, हीरा पन्ना। तो तांबा बालाघाट सही है, हीरा पन्ना भी सही है, बॉक्साइट अनूपपुर तो ये थोड़ा डाउट हो सकता है। मगर मैं, अरे ए ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा मैग्नीज दमोह, ये कहाँ पहुंच गए? इधर तो हमारे यहाँ खनिज ही नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए। फिर धसान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? माही नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, बेतवा नदी। और आप देखोगे अभी कि हमारे ऊपर माही नदी के ऊपर दो, ये माही नदी के ऊपर 2023 का जो हमारा प्रीलिम्स हुआ था ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है। फिर ताप्ती नदी तो है नहीं, सोन नदी भी नहीं है, बेतवा नदी की ये सहायक नदियां हैं, है ना। फिर अगर आपको जो है वो एक्स्ट्रा वे में क्या लेके चलना पड़ेगा, आप जो है एक्स्ट्रा में, है ना, ये जो बाकी की नदियां दी हुई है ना, इनके बारे में जरूर आप देखिएगा। ठीक है। तो ये जो बाकी की जो नदियां हैं ना, इनके बारे में ज़रूर आप पढ़िएगा।
और वैसे भी मैं अभी है ना अलग अलग लेक्चर्स लेकर आऊँगा, जिसमें माही नदी, ताप्ती नदी, मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रमुख नदियाँ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबको पता है कि उत्तर भारत में, उत्तर मध्य प्रदेश में बहुत कम वर्षा होती है, तो भिंड में होती है। भिंड में भी अगर आप स्पेशल देखोगे ना तो गोहद, ठीक है, तो गोहद हमारा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे कम होती है। ये भिंड में ही आता है ये। जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कौन सी होती है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर। इन्होंने ऑप्शन बहुत पास पास दे के रखे हुए हैं, मगर मतलब सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है ना, इसे बोलते हैं हम द्वितीय ग्रीष्म। यहाँ इस टाइम पे हमें काफ़ी गर्मी भी लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। मालवा का पठार है, डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है, वॉल्केनिक एरप्शन से बना हुआ है ये। सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो जैसे अगर आप ये आपकी सतपुड़ा है और ये यहाँ से मैकल चली जाती है, तो ये आपकी पूर्वी सीमा है सतपुड़ा की, ये पश्चिमी सीमा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी स्थित है? भांगेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मैकाल श्रेणी, विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी की ही ये उपशाखाएं हैं, भांगेर और कैमूर, और इसी की एक और कौन सी आती है? पारसनाथ। मैकल श्रेणी है इसका आंसर। ठीक है, ये आपके इंग्लिश में है, इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत यूनियन के अंतिम नेता अ, मिखाइल गोरबाचेव का हाल ही में किस आयु में? देखिए अब ये एमपीपीएससी क्या पूछ रहा है कि मिखाइल गोरबाचेव कौन था, नहीं पूछ रहा है। क्या किया, नहीं पूछ रहा है। किस देश से संबंधित था, नहीं पूछ रहा है। उसने क्या पूछा? कौन सी उम्र में मरा है वो। ठीक है, तो इसका आंसर है 91। 91 साल की उम्र में ये मरे थे। और ये इतने इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गए थे क्योंकि 1991 में ही है ना रूस का विघटन हुआ था। सोवियत रंग का यूएसएसआर जो है, इसका विघटन हुआ था। और ये क्या बन गया था? रशिया बना था फिर। ठीक है, तो वो इन्हीं के टाइम पे बना था, है ना, मिखाइल गोरबाचेव के टाइम पे ही बना था, इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्ति किस राज्य सरकार ने दी है? ये बहुत वैसा क्वेश्चन है, मतलब मैं होता नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन था ये, मैं छोड़ देता इसको। मगर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखेंगे ही। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब चूंकि ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है तो काफी लोग गलत भी कर देते हैं, मगर इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य किस देश में अवस्थित है? ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है ये। केनिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया। ठीक है, मगर इन्होंने मगर एमपीपीएससी ने क्या है, इसको डिलीट मार दिया ये वाला क्वेश्चन, है ना। जब डिलीट मार दिया तो कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग अपने इससे देख लीजिएगा कि मसई मारा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वित को कितनी प्रसूति सहायता दी जाती है? कितने प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? अधिकतम एक जीवित जन्म के लिए, दो, तीन के लिए, और जीवित जन्म की कोई सीमा नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। अब जैसा कि आपको पता है कि हम जनसंख्या नियंत्रण पे काम कर रहे हैं, और भारत काफी टाइम से बच्चे दो ही अच्छे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे स्लोगन चला रहा है, तो दो ही है। कॉमन सेंस से भी लग जाता है इसका आंसर, है ना। मध्य प्रदेश में सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदाय में किसकी जागरूकता प्रसार करना है? अरे, क्वेश्चन में ही इन्होंने आंसर दे दिया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथिस, और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित ही हैं, ये वाली बीमारी और ये वाली बीमारी। मतलब इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ था, इस ये मेरे को नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन 2020 का जो हमारा एमपीपीएससी का प्री हुआ था ना, उसमें भी आया था ये। बर्न, लौसान, जेनेवा और ज्यूरिक। तो इसका जो आंसर है ये लौसान है। ठीक है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो आपको पता ही है कि इन सब में जो सबसे फेमस है उस टाइम पे, अभी तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, मिताली राज है इसका आंसर, और इनके ऊपर शायद फिल्म भी बनी है।
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है? सबको पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, कब होता है ये? 29 अगस्त को। और इसी दिन जो है हम लोग है ना खेल रत्न पुरस्कार भी बांटते हैं। ठीक है। संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मणिपुर। अब ये जैसे अगर आपको नहीं पता होता, मगर फिर भी आप है ना इसमें काफी दूसरा टाइप का अगर दिमाग लगाते तो ये बन जाता। कैसे? कि जो मणिपुर है, मणिपुर में कौन सी एक लेक है? हमारी लोकटक लेक है ना। लोकटक लेक है, जहाँ पे फुगड़ीस और मतलब काफी फेमस जगह है। और यहीं पर ही है ना संगाई हिरण पाया जाता है। तो वो जो हिरण पाया जाता है ना, वो वहाँ का स्टेट एनिमल भी है। तो ये उसी से लिंक हुआ है यहाँ पे। फिर भारतीय सेना के अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु क्या है? काफी बवाल मचा था, है ना, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले योजना को लेकर के। फिर बाद में भारत सरकार ने इसकी योजना में कुछ परिवर्तन किए थे, तो वही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। इसका आंसर है 17.5 से 23 वर्ष। पहले ये 21-22 तक का था, जहाँ तक है 4 साल के लिए। हम ये है, यही पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? परिक्रमा, तिलस्मी, दूसरी सतह, युगचरण। तो परिक्रमा है, तिलिस्मी है, दूसरी सतह है, युगचरण इनकी नहीं है। ठीक है। और आप देखिएगा कि 2023 का जो एमपीपीएससी प्री हुआ था ना, तो इन्होंने इस बार दो बुकें पूछी थी, है ना, दो रचनाकार पूछे थे इन्होंने। और एक रचनाकार का इन्होंने इनडायरेक्ट वे में पूछा था। मतलब रचनाकार से अगर आप देखोगे तो टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो इन्होंने वो कौन है आपकी, सुभद्रा कुमारी चौहान का पूछा था। एक उन्होंने पूछा था कि किसकी, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किसी के लिए कुछ लिखा था, आत्मीयता और ये सारी किताबें थी, जिसका आंसर वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और एक और उन्होंने किसी की रचना पूछी थी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे थे इन लोगों ने। तो ये देखो, ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगाने के फायदे। काफी टाइम से अगर आप देखोगे ना, तो ये रचना वगैरह पे से क्वेश्चन इन्होंने पूछना बंद कर दिया था। मगर आप ये जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह देखते हैं ना, तो ये आप जरूर रिवाइज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प के में निपुण मानी जाती है? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हंगारिया इसका आंसर है। आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारी यूनिट 10 जो है उसमें भी जनजातियों को जोड़ा गया हुआ है। अरुणिमा, वन्या, संवेदना, नवजीवन। ठीक है, तो इसका आंसर है वन्या। ट्रिक भी अच्छी बन जाएगी, आदिवासी लोग वनों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और इसका नाम भी इन्होंने वन्या रखा हुआ है। अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक और खेल। ठीक है, तो बहुत हुटपटांग सा क्वेश्चन है, मगर मैं तो क्या बोलते हैं, शिक्षा एवं साहित्य वो लगा के आता, क्योंकि ये ऐसे नाम वैसे ही ज्यादा हिट कर रहा था। आंसर भी यही है, साहित्य एवं शिक्षा। पद्माव्रत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। सहरा, जावरा, कर्मा, राई। तो राई नृत्य के बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, राई नृत्य। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? अब देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए। रानी दुर्गावती की राजधानी क्या थी? चौरागढ़ थी। तो चौरागढ़ यानी कि वो जो पहले राजधानी थी, ये चेंज करके यहाँ पे लेकर आए थे। बरनी, अबुल फजल, फैजी, फिरदौसी। तो इसका आंसर है आपका अबुल फजल। अबुल फजल कैसे हो जाएगा? क्योंकि 1564 में खैरीग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब खैरीग्राम का युद्ध इन्होंने किससे करा था? मुगलों से ही करा था, जिसमें ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और ये इस टाइम पे कौन था? अकबर था। अकबर के दरबार में कौन था? अबुल फजल। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चौधरी दालचंद राय, सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, अर्जुन लाल सेठी। तो 46 का आंसर है अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, सेठ लोग यहाँ पे रहते हैं। वैसे भी क्या, ये जो गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र है ना, ये लोग जबलपुर वाले एरिया में ज्यादा सक्रिय थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? हिंगोर नहीं, हिंगोटवार, आसमाई, चैत्र पुणे, गोटमार। तो जो जाम नदी के किनारे पे है, वो गोटमार मेला किया जाता है। गोटमार का मेले का आयोजन होता है।
मादर और दफड़ा का संबंध किससे है? गायन विधा से, वाद्य यंत्र से, नृत्य शैली से, भोजन से। बहुत उटपटांग क्वेश्चन था ये, वाद्य यंत्र से है। मगर आप बस ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि एमपीपीएससी रिपीट कर देता है क्वेश्चन। और कभी भी आपको इसमें नहीं आएगा तो किसी दूसरे पेपर में आपको देखने को मिलेगा, है ना, मांदर और दाफड़ा, दफड़ा। निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आजकल अभी उज्जैन बहुत न्यूज़ में रहता भी है और हमारे जो सीएम है वो भी हैं वहीं के, तो इसलिए इसे जरूर ध्यान रखिएगा। हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ किसने करवाया था? ये करवाया था दंती दुर्ग ने। ठीक है, दंती दुर्ग ने। तो ये हमारा जो था पोर्शन, एडीपीओ का पेपर था जो हमने अभी डिस्कस किया, है ना। बाकी इसी तरीके से आपके आपके हाँ, अपने यूट्यूब चैनल पे आप मैं आपको गाइड करता रहूँगा और नए नए लेक्चर्स लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो आप बाकी तो ये सब है ही, इसको जरूर आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, ये एडीपीओ 2021 का पेपर था। अगली बार हम किसी दूसरे पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।